जय माँ बगलामुखी। आज आपको बताएंगे कि हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था अभिजीत जी ने, और उनकी कुंडली के बारे में भी बताएंगे। जिनको भी ऐसी समस्या हो कुंडली की वो जानिए। तो पहले बनाएंगे हम अभिजीत की कुंडली। ये बनाएंगे हम कुंडली, जन्म कुंडली। ये बन गई जन्म कुंडली, और यह है मेष लगन की कुंडली। यहाँ पर आ गई वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। अब यह है मेष लगन की कुंडली। इसमें लगन में यानी प्रथम भाव में लगन में क्या बैठा है? शुक्र, और बैठा है साथ में चंद्रमा, और इन दोनों के साथ बैठा है राहु। ठीक है। और यहाँ पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव। यहाँ पर बैठा है केतु, क्योंकि राहु से सप्तम भाव में केतु बैठता है। और द्वितीय भाव में बैठा है मंगल, और तृतीय भाव में बैठा है शनि, और पंचम में बैठा है गुरु बैठा है। और अब आ जाइए इसके 12वें भाव में द्वादश स्थान पर बैठा है सूर्य, और बैठा है बुध। यह बन गई मेष लगन की कुंडली। और यह है जन्म कुंडली। यह है अभिजीत। ऐसे भी और लोगों की भी कुंडली हो सकती है, इसलिए जानकारी लीजिए। सर्वप्रथम तो आपको मैं बता दें कि जो जन्म कुंडली है ये काल सर्पदोष की कुंडली है। काल सर्पदोष, जो काल सर्पदोष अति कष्टकारी होता है, क्योंकि काल सर्पदोष राहु केतु से बनता है। जैसे ये है राहु, तो राहु के साथ कौन है? चंद्र, शुक्र, मंगल, शनि, गुरु। यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो इस तरफ जो है राहु के साथ कितने ग्रह आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 ग्रह राहु के साथ आ रहे हैं। और इधर जाएंगे केतु के साथ, तो 2 ग्रह केतु के साथ बाहर है। तो इसको कहते हैं आंशिक काल सर्पदोष। ये होता है आंशिक काल सर्पदोष। और पूर्ण काल सर्पदोष कब होता है? जब केतु के साथ कोई ग्रह ना हो, या राहु के साथ कोई ग्रह ना हो, एक तरफ जो है सारे ग्रह पड़े हों, या केतु के साथ या राहु के साथ, तो होता है पूर्ण काल सर्पदोष। यदि राहु की कैद से सूर्य और बुध इधर चले जाते हैं केतु के साथ, तो वो बनता है आंशिक काल सर्पदोष। तो ये काल सर्पदोष जो है बड़ा संकटकारी होता है। और वो काल सर्पदोष लगन भाव से शुरू हो रहा है। लगन भाव से शुरू, शरीर से शुरू और आत्मा से शुरू, ये सब जो है लगन है पूरा शरीर। तो इस समय जो चंद्रमा के साथ जो राहु बैठा है, तो वो होता है चंद्रग्रहण दोष। यानी कुंडली में एक तो काल सर्पदोष, दूसरा चंद्रग्रहण दोष। यानी राहु जो है मेष राशि पर यानी शत्रु की राशि पर बैठा है, तो वो भी वहाँ कष्टकारी है। दूसरा चंद्रमा जो है राहु के साथ है, तो चंद्रग्रहण दोष यानी चंद्र के बल को कमजोर करने वाला राहु। चंद्रमा मन की स्थिति को मजबूत बनाने वाला है और विवाह का कराने वाला ग्रह है। लेकिन राहु ने चंद्रमा को ग्रहण लगा करके कमज़ोर कर दिया। अब इन तीनों की दृष्टि कहाँ पड़ती है? सप्तम भाव पर संपूर्ण दृष्टि तीनों की पड़ती है। तो राहु की भी पड़ रही है। तो काल सर्पदोष के कारण ये जो ग्रह है कष्टकारी रहेगा। विवाह में भी बाधा, और रोजगार में बाधा, परेशानी, और अगर विवाह हो जाता है तो पति पत्नी में मतभेद, तनाव, संकट, तलाक की स्थिति ऐसी बनती है। और अब ये राहु जो है 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि राहु की पड़ रही है गुरु पर, यानी पंचम भाव पर राहु की पंचम दृष्टि। तो पंचम स्थान पर गुरु बैठा है। तो जब राहु गुरु को देखता है तो क्या बनता है? चंडाल दोष। मंगल को देखेगा तो अंगारक दोष,
चंद्र को देखा चंद्रग्रहण दोष, सूर्य को देखता सूर्य ग्रहण दोष, और जब राहु गुरु को देखता है तो सिर्फ चंडाल दोष, यानी गुरु के प्रभाव पर भी परेशानी डालता है राहु। पंचम भाव में राहु जो है विद्या बुद्धि संतान के लिए कष्टकारी है। अगर गुरु की कृपा से मंगल की कृपा से विद्या प्राप्त होती भी है तो राहु उसकी विद्या का लाभ होने से वंचित कर देता है। उसको विद्या में वो लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि है कष्टकारी। तो राहु का वहाँ प्रभाव है, तो पंचम दृष्टि हो गई, सप्तम दृष्टि हो गई, और ये हो गई राहु की नवम दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब राहु की क्या पड़ रही, भाग्य स्थान पर नीच दृष्टि, यानी राहु जो है भाग्य के लिए अति कष्टकारी रहेगा। ये भाग्य में महान संकट पैदा करेगा, भाग्य में जो भी कार्य उनमें बाधा डालेगा, पिता के धन की हानि करेगा। ये राहु जो है भाग्य के लिए अति कष्टकारी होगा। और मंगल जो है धन कुटुंब स्थान पर कष्टकारी है, क्योंकि वृष राशि पर मंगल जो है कष्टकारी है। धन स्थान धन संग्रह जो है बंधन का भी वो होता है, बंधन का भी काम करता है। तो मंगल जो है यहाँ पर धन कुटुंब स्थान के लिए कष्टकारी है। ये कुटुंब परिवार में भी जो है मंगल कष्ट करेगा, धन संग्रह में हानि करेगा, धन की अचानक हानि करेगा, धन संग्रह नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4। अब मंगल की चतुर्दृष्टि कहाँ पड़ती है, बल बुद्धि विद्या पर। तो मंगल जो है बल बुद्धि विद्या में बहुत शुभकारी रहेगा, जिस प्रकार गुरु शुभकारी रहेगा। लेकिन इन दोनों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो गुरु की जब दृष्टि पड़ती है तो वो राहु का शत्रु है, राहु उसके बल को कमज़ोर करता है। लेकिन मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है 1 2 3 4, तो मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही वहाँ, तो इसलिए जो है मंगल यहाँ बैठा है। दृष्टि पड़ रही तो यहाँ बल बुद्धि विद्या के लिए गुरु मंगल और गुरु जो है शुभकारी ग्रह हैं। अब यहाँ हो गए 1 2 3 4 5 6 7। सप्तम दृष्टि मंगल की पड़ रही है आयु स्थान पत्नी स्थान और ये सब में पड़ रही है, तो यहाँ मंगल शुभकारी है। 7 और 8वीं दृष्टि मंगल की 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टम दृष्टि मंगल की भाग्य स्थान पर पड़ रही है, भाग्य स्थान है। तो भाग्य स्थान पर धनु राशि है, यानी मंगल के मित्र की राशि, यानी गुरु की राशि। मंगल गुरु का मित्र है, तो मित्र की राशि पर जब मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो मंगल भाग्य के लिए भी बहुत शुभदायक है। तो दो ग्रह जो हैं इस कुंडली में भाग्य के लिए बल बुद्धि विद्या के लिए ठीक हैं, इसलिए इन ग्रहों की शांति इनको और मजबूत करने से भाग्य जो है साथ देने लगेगा। 1 2 3 4 5। पंचम दृष्टि गुरु की भी पड़ती है भाग्य स्थान पर, पंचम दृष्टि गुरु के भाग्य स्थान पर पड़ती है, जो गुरु का अपना घर है, अपनी राशि है। तो गुरु जो है भाग्य उदय का कारण बनेगा, गुरु जो है भाग्य उदय करेगा। इसलिए गुरु के नियमों का पालन करें, गुरु को मजबूत करें, जप तप करें, दान करें। इससे गुरु तुम्हारा और प्रभावशाली बनेगा, मजबूत बनेगा, जो तुम्हारा भाग्य को साथ दे करके भाग्य को चमकाएगा। तो इस प्रकार मैंने बताया आपको राहु चंद्रग्रहण दोष। इसका अर्थ ये होता है कि जब भी हर साल चंद्रग्रहण लगता है, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रग्रहण दोष होता है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हर साल चंद्रग्रहण का दान करना चाहिए। जब चंद्रग्रहण समाप्त हो जाता है तो नहा धो के स्नान करके चंद्रग्रहण से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। आटा चावल चीनी घी वगैरह दूध वगैरह का दान करना चाहिए, क्योंकि कुंडली में चंद्रग्रहण दोष है, इसलिए तो इनको चंद्रग्रहण का दान करना चाहिए। अब क्या है, तो आपको बता दें चंद्रमा विवाह का मालिक है। तो विवाह का मालिक जब ये चंद्रमा है विवाह करवाता है, और उसकी पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान पर भी पड़ रही है विवाह स्थान पर, लेकिन चंद्रमा को कमज़ोर राहु ने बना रखा है। तो जब कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तो वो कार्य करने में असमर्थ रहता है, और जब उसको बल मिलता है तब वो अपना कार्य करता है। इसलिए चंद्रमा का उपाय बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा का उपाय सोमवार को होता है, शिव जी की उपासना होती है, सभी चीज़ों का दान होता है। और मैं आगे बताऊंगा आपको चंद्रमा के लिए कौन सा जो है रत्न भी धारण करना चाहिए, जिससे जो है आपको लाभ मिले। तो अब जो है काल सर्पदोष का मैंने बता दिया आपके। जिसका काल सर्पदोष होता है उसका जीवन संकटमय होता है, संघर्षमय होता है। और कहाँ से होता है, जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि पड़ती है, जहाँ जहाँ केतु की दृष्टि पड़ती है, उस स्थान पर ये दोनों ग्रह राहु केतु कष्टकारी होते हैं। इसलिए इनकी शांति के लिए, क्योंकि काल सर्पदोष राहु केतु से बनता है, तो राहु केतु का जब तब राहु केतु का उपाय और काल सर्पदोष की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त देख करके नाग नागिनों की पूजा होती है, अभिषेक उनका होता है नाग नागिनों का।
तब जाके इनकी शांति होती है, तब जो है रास्ता मिलता है। क्योंकि एक तो शरीर के लिए बहुत कष्टकारी है, शरीर में रोग दोष बीमारी चिंता तनाव मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, हमेशा चिंता तनाव से ग्रसित रहेगा, कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी। इस प्रकार से ये है, इनको जो है मजबूत इनकी शांति करना पड़ता है। तो अब देखें कि आप जो है राहु की शांति के लिए माता सरस्वती की पूजा भी की जाती है। माता सरस्वती की उपासना से राहु जो है प्रसन्न होता है। और इस प्रकार केतु का देवता गणेश जी है, गणेश जी की उपासना करने से केतु प्रसन्न होता है। तो ये ग्रहों के उपाय हैं, इनको करना चाहिए जिससे जो है लाभ मिले। अब मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी के आगे राम जी की स्तुति वंदना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और गुरु को मजबूत करने के लिए केले के वृक्ष की पूजा विधि विधान से अगर करेंगे तो आपका भाग्य साथ देने लगेगा गुरु की कृपा से। जब जब ग्रह दशा आती है तो उस समय ग्रहों का उपाय किया जाता है। अब आपको बताएं कि आपका जैसे चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चांदी की एक अंगूठी बनवानी पड़ेगी, उसमें मोती सफ़ेद मोती जड़वाना पड़ेगा। और सोमवार के दिन उस अंगूठी को गंगा जल इत्यादि से धो धा करके उसकी पूजा करके और जो है उस चंद्रमा का दान निकाल करके आटा चावल चीनी घी दूध इत्यादि जो है दान करके और जो है अंगूठी को हाथ में लेकर के आपने किस लिए अंगूठी को बनवाया उसका जो है बोल स्मरण करके कि मैंने जो है इस अंगूठी को इसलिए बनवाया मुझे इससे अति लाभ मिले। और उस अंगूठी को ये जो छोटी उंगली होती है कनिष्ठा उंगली में धारण करें। इससे आपके विवाह पत्नी स्थान पर जो है शुभ प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा जो है मजबूत होगा। सोमवार को हमेशा चंद्रमा का दान जरूर करा करें और शिवालय में जो है शिव जी की पूजा और वहीं पर जो है शिव जी के मंदिर में दान कर दिया करें तो आपको लाभ मिलेगा। अब होता क्या है कि लोग विषोत्तरी दशा देखते हैं, लेकिन इस कुंडली के अंदर जो है अष्टयोगिनी दशा भी होती है। जैसे एक मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, ऐसे ही हमारे ज्योतिष में जो है एक अष्टयोगिनी दशा होती है कुंडली के अंदर। वो होती है मंगला पिंगला धान्य भ्रामरी भद्रिका उल्का सिद्धा संकटा। तो ये दशा होती है। संकटा का मतलब होता है संकटकारी समय 8 साल का, जब वो राहु केतु का स्वामी है। संकटा का स्वामी राहु केतु। जब संकटा में राहु केतु आता है तो जीवन में जो है भयंकर संकट पैदा करता है ये राहु केतु। तो उस समय जो राहु केतु की शांति होनी चाहिए। और उससे पहले जब सिद्धा की दशा आती है 7 साल की, जिसका स्वामी है शुक्र, तो जब सिद्धा की दशा आती है तो गारंटी के साथ कोई ना कोई कार्य आपके जीवन में जरूर सिद्ध होता है, कोई ना कोई कार्य सफल होता है सिद्धा की दशा में। उसी प्रकार उल्का का स्वामी शनि, तो वह 6 साल का आता है। तो उल्का का शनि जो आती है कष्टकारी होता है, मानसिक चिंता तनाव चोट फटांग आदि लगती है। इसी प्रकार धान्य की दशा भी आती है। तो धान्य की दशा में 3 साल का धन योग बनता है, कहीं से भी जो है धन का लाभ होता है। भ्रामरी का स्वामी मंगल, और मंगल जो है भ्रमित स्थिति पैदा करता है, भ्रामरी का मंगल कष्टकारी होता है। तो अष्टयोगिनी दशा भी देखनी चाहिए। मंगला का स्वामी चंद्रमा, जो चंद्रमा मंगला का शुभ होता है। पिंगला का स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य 2 साल का होता है, 1 साल तो वो लाभ देता है, दूसरे साल कष्ट देता है। तो इस प्रकार अष्टयोगिनी दशा पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है, उस प्रकार उसका भी उपाय करना चाहिए। और विषोत्तरी दशा में आप जानते हैं, जैसे कि मान ले जाए ये मेष लगन है, तो मेष लगन वालों के लिए जो है या तो अश्वनी नक्षत्रों का जन्म नक्षत्र अश्वनी का वो मेष में होता है, भरणी नक्षत्र भी मेष में आता है और कृतिका नक्षत्र भी मेष में आता है। तो इसमें से अब ये नहीं पता है कि इसका जो है कौन सा चरण है, कौन सा नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र अश्वनी है या भरणी या कृतिका। क्योंकि मेष का जो है 3 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी भरणी कृतिका, ये तीनों जो है मेष लगन में आते हैं, मेष में आते हैं, तो मेष राशि में। तो इसलिए जो है अगर अश्वनी का है तो केतु की दशा जन्म से चलती है, भरणी का है तो शुक्र की दशा चलती है और कृतिका का है तो जन्म से सूर्य की दशा चलती है। इस प्रकार इसका अर्थ है। और विषोत्तरी दशा में ग्रहों का दशा का प्रभाव पड़ता है। अब आप आ जाइए लगन में चंद्र राहु का एक साथ बैठना, चंद्रग्रहण दोष जो कष्टकारी होता है, जो मानसिक चिंता तनाव देता है। चंद्रमा मन का स्वामी है, जिसे राहु ने कमज़ोर कर दिया है, तो वो जो है स्वास्थ्य पर गड़बड़ करता है, मानसिक चिंता तनाव स्वास्थ्य में हानि और मार्ग से भटक जाना, यानी निर्णय लेने में दिक्कत होना। चंद्रमा विवाह का मालिक भी है। जब चंद्र राहु के साथ बैठा है
तो विवाह में चिंता के योग बनेंगे, बाधा योग बनेंगे। चंद्र राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि विवाह पत्नी रोजगार के पर पड़ रही है तो उसमें भी बाधा करेगा, क्योंकि कमज़ोर ग्रह की भी स्थिति पड़ रही है, वहाँ राहु भी देख रहा है। तो यहाँ पर जो है विवाह स्थान, पत्नी स्थान, रोजगार स्थान, इसमें भी जो है इन दोनों के ग्रह कारण कष्ट पैदा अवश्य होगा। तो जब शुक्र की दशा आएगी तब जो है आपको विवाह का अवसर मिल सकता है। विवाह शुक्र भी जो है विवाह कर, चंद्रमा तो विवाह करवाता है, शुक्र जो है पत्नी प्राप्ति, संतान प्राप्ति का मालिक है, तो उससे जो है संतान प्राप्ति, पत्नी प्राप्ति भी होती है शुक्र से। और चंद्रमा विवाह करवाता है, गुरु गृहस्थी को चलाता है, तो इसलिए जो है गुरु भी मजबूत होना चाहिए, गृहस्थी का जो मालिक है। तो इसमें जो है शुक्र के दशा पर भी विवाह का अवसर मिलता है। कुंडली में आंशिक काल सर्वदोष है, लगन से शुरू होता है, तो स्वास्थ्य में गड़बड़, चिंता, तनाव, भ्रमित स्थिति, दिमाग संबंधित परेशानी रहेगी। विद्या स्थान पे राहु की पंचम दृष्टि, जहाँ पर गुरु बैठा है, तो चंडाल दोष, इससे भी जो है विद्या का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। और जो है कभी कभी एग्जाम के टाइम पर जो है राहु अगर दशा चल रही है तो पेपरों के टाइम पर तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, जिससे पेपर खराब हो जाता है, विद्या में रुकावट डालता है, पढ़ाई छूटने का पूरा प्रयास राहु करता है कि पढ़ाई छूट जाए। तो इस प्रकार जो है राहु का प्रभाव पड़ता है। इस पर जो है धीरे धीरे जो है जब ग्रहों का आप शांति उपाय करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। सबसे मेन बात है कि एक तो काल सर्वदोष की शांति अवश्य करवा लें। जब तक काल सर्वदोष की शांति नहीं होगी तो जीवन जो है संघर्षमय रहता है, हर कार्य में बाधा उत्पन्न होगी, हर समय जो है बीमारी, दुख, तकलीफ, परिवार में चिंता, तनाव, संकट, ये स्थिति बनी रहेगी। इसलिए काल सर्वदोष की शांति, और विशेष ध्यान देना कि जब भी काल सर्वदोष की शांति कराएं तो नाग नागिनों की पूजा होती है, क्योंकि नाग दोष होता है इसमें। तो नाग नागिनों की पूजा, 9 नाग 9 नागिनों का अभिषेक जो है चंदन वाले जल से, अष्टगंध वाले जल से और दूध, दही, शहद, घी इत्यादि से जो है उनका अभिषेक करना नाग नागिनों का। और फिर जो है राहु केतु का एक नारियल आता है पानी वाला, उसको मंत्र द्वारा वो करके उसका भी जो है उपयोग किया जाता है। राहु केतु के लिए पानी वाला नारियल इस्तेमाल किया जाता है उसकी शांति के लिए। इस प्रकार आप काल सर्वदोष की शांति कराएं। और आप जो है नंबर 1 राहु की शांति का उपाय करें। राहु की शांति का उपाय होता है बुधवार के दिन। मैंने बताया आपको राहु की देवी है सरस्वती, सरस्वती की उपासना से राहु प्रसन्न होता है, और बुधवार के दिन ही राहु का समय होता है। और उसमें जो है बुरी चीज़ों का दान होता है। अगर आप गंगा जी नहीं डाल सकते तो किसी पंछियों को जो है बुरी चीज़ों को जो है दाना डालें। सतनाजा हो गया, बाजरा हो गया, या हमेशा सूर्यास्त के बाद उन पंछियों को दाना डालें। हर बुधवार को जब तक दशा चलती है, जब तक प्रभाव है, उस समय ये उपाय करते रहें। और जो है उपाय करते रहें। और एक आप हमने एक वीडियो डाली थी हनुमान जी की, तो हनुमान जी की वीडियो आप जब देखेंगे तो उसमें जो है देखा कि जीवन में कितने से बड़ा बड़ा संकट हो, कोई मनोकामना हो जो पूरी ना हो रही हो, कोई कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो वो उपाय ऐसा उपाय है और रामबाण उपाय है। अगर उस उपाय को, विधि को देख करके, सुन करके उसी विधि के अनुसार जब करेंगे तो निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। उस वीडियो को देखकर हजारों लोगों ने उस चीज़ का लाभ उठाया है, और ये निश्चित है कि उससे अवश्य लाभ मिलता है। तो ये मंगल जो है हनुमान जी का उपाय है, वो एक बार आप अवश्य करके देखें, वीडियो देखें, और वीडियो में जो है उसकी विधि के अनुसार ही करें, विधि से इधर नहीं होना चाहिए, इधर उधर, और तब आपको अवश्य लाभ मिलेगा। एक मंगल का उपाय जरूर करें, और गुरु को भी अपने मजबूत करें, क्योंकि जब आपके 2 ग्रह ऐसे हैं कि आपका भाग्य चमका सकते हैं, मंगल और गुरु दोनों की दृष्टि जो भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तो क्यों ना हम ऐसे ग्रहों को जो हमें शुभ फल देने वाले हैं, हम इनकी और सेवा करें, इनके जप तप करें, इनको मजबूत करें, जिससे हमें समय आने पर हमारा भाग्य उदय करे, हमारे भाग्य का साथ दे, हमारा भाग्य चमके। तो ये जो है आपकी जन्म कुंडली का अर्थ है। तो आप जो है उपाय इस तरह से करते रहेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। लेकिन यह है कि जब भी आप हमसे कुछ पूछना चाहें तो आप अपनी जो है जन्म तिथि वो भेजें, जन्म समय भेजें, और ये भी भेजें कि जन्म सुबह का है कि शाम का है कि रात्रि का है, कब का है, ये भी भेजें। तो हम कुंडली निकाल करके पूरा निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। उसको गणित के द्वारा हम जो है निकाल करके कुंडली तैयार करते हैं, फिर देखते हैं कौन सी दशा चल रही है, क्या प्रभाव है, तो वो बताते हैं, इसमें टाइम लगता है। तो जब भी आप भेजें तो जन्म तिथि और अपनी जन्म का समय जो भी है, कितने बजकर कितने मिनट पर है, सुबह का है कि शाम का है कि रात्रि का है, और जन्म स्थान
तब हम आपकी कुंडली निकाल करके रखेंगे और आपको समय पर जो है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें, फिर आपको बताएंगे। लेकिन आप चिंतित मत होइए, क्योंकि ये कुंडली ऐसे कई लोगों की कुंडली होगी इस प्रकार की, तो इसमें आप यही देखना कि आपकी ये कुंडली जो है कष्टकारी है और समय समय पर जो है परेशानी आती है। तो हमने ये आपको बताया कुंडली, और वीडियो को देख करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इसको शेयर करें, और इसी प्रकार हमारा साथ देते रहें। जय माँ बगलामुखी।